integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। अभी तक आपने राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट और उसका सिलेबस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, उसमें सर ने अच्छे से बताया है। तो उसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो पता करेंगे उसमें दो तीन कुछ अच्छे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे गेट, ईएससी या फिर एई जेईई, किसी भी एग्जाम के एसएससी जेईई सब में आते हैं। जैसे इन्वायरमेंट एंड जो हाईवे इंजीनियरिंग है, और कुछ और भी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े पार्ट हैं वो उसमें सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो एग्जाम पैटर्न भी उसमें देख लेना अच्छे से। तो अपने और कुछ सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा डिटेल में दे रखा है कि ये तो उस कुछ सब्जेक्ट को हटाया है तो दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ऑब्वियसली ये रीजन तो है ही। और एक अपने जीके भी है उसमें पोर्शन, उसका भी काफ़ी वेटेज है ना। तो आपको अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, एग्जाम के पैटर्न को देखते ही पढ़ना है। तो अपना जो ये अपना फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग है उसका वेटेज उसका देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा वेटेज होगा, डिटेल में उसको दे रखा है। तो आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ भी ना छोड़ें, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी थ्योरी को पढ़ के। तो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप क्वेश्चन देखो, है ना, खुद को अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके। और ये क्वेश्चन है अपने ये फ्लो थ्रू 5 या 5 फ्लो पे हैं। तो चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर पूछा है, कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो देखो सी एंड डी तो क्या है, फ्राउड नंबर एंड मैक नंबर, ये दोनों क्या है, फोर्सेस के रेशियो होते हैं, अपन को पता है। तो ये नॉन डायमेंशनल नंबर होते ही हैं। ये अपने पढ़ा था, वहां पे भी क्या था, डायमेंशनलेस नंबर थे। तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, सी एंड डी तो कट गया, है ना। डार्सी वेस्टरगार्ड फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है। तो डार्सी वेस्टरगार्ड फ्रिक्शन फैक्टर अपने पढ़ा था, है ना, HF इक्वल टू FL, जो ये डार्सी वेस्टरगार्ड इक्वेशन थी FL_V²/2GD, है ना। उसमें फ्रिक्शन फैक्टर जो था उसका वो क्या था, ये डायमेंशनलेस था, यूनिटलेस था, है ना। तो यहाँ पे भी ये भी बी ऑप्शन कट गया है। तो आंसर तीनों काट के तो आंसर ए आ गया। वैसे भी अपन अगर आंसर देखें, है ना, चेजिस कोफिशिएंट सी, तो V इक्वल्स टू C√RS ओपन चैनल में पढ़ेंगे ये, है ना, रिलेशन चेजिस इक्वेशन। और उसमें ही देख के पता चलो V की अपन को पता है ना, क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। जो R है ये क्या है, ये लेंथ वाली यूनिट होगी, इसकी भी क्या होगी, R जो है R की होगी मीटर, और ये अंडर रूट में है, ये है स्लोप की यूनिट लेस होती है। तो देखो कुछ ना कुछ इसकी यूनिट निकल के आएगी। तो बस यूनिट निकालने की जरूरत नहीं कि उसने यूनिट पूछा नहीं है, बस यूनिट या फिर डायमेंशन, यूनिट या डायमेंशन जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी। तो इसलिए ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस नहीं है ना। तो सी क्या है, ये नॉट ए डायमेंशन लेस आ गया ना, डायमेंशन लेस। देखो अपन को बस यही देखना है ना कि इसकी डायमेंशन आएगी या नहीं आएगी, अपन को निकालना नहीं है कि क्या डायमेंशन इसकी आएगी, है ना। तो ये अपन वहां पे पढ़ेंगे चेजिस इक्वेशन, या फिर अपने एक ये रिलेशन भी देखा था, है ना, C इक्वल्स टू लास्ट क्लास में 8G/F, है ना, किस किस के बीच में था, फ्रिक्शन फैक्टर एंड चेजिस कोफिशिएंट के बीच में। तो पता चल रहा है अपन को, है ना, कि इसकी तो ये तो इसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं है। तो G ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो C की कोई भी यूनिट या फिर जो डायमेंशन निकल के आती है, तो ये नॉन डायमेंशनल नंबर या नॉन डायमेंशनल पैरामीटर नहीं है। तो आंसर हो गया A, ठीक है। तो चलो कोई भी क्वेश्चन करो तो उसमें आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो बिल्कुल अलग बन सकता है, सेम का सेम रिपीट नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व उसको उसी को ही बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि पहले क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट पाइप का, है ना। इक्विवेलेंट पाइप का क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट पाइप के लिए अपन पढ़ा है, इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, क्या था। इसमें क्वेश्चन में डेटा ले लेता हूं, है ना, उसके बाद बता दूं। 2 पाइप दे रखी हैं, तो जो पाइप ए है ना, पाइप 1, आप वहां पे क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप कुछ कर पा रहे हैं खुद से तो खुद करके नहीं कोशिश करो। इसकी जो डायमीटर है, जो 1000 मीटर एंड डायमीटर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। पाइप 2 जो है ना, उसकी लेंथ पूछी है और जो डायमीटर दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर, यही दे रखी है। चलो ठीक है।
अब ये पूछा है ना, जो पाइप 1 एंड पाइप 2 है ना वो क्या है, इक्विवेलेंट है ना। तो ये पूछा है कि जो पाइप 2 की लेंथ बताओ। तो इक्विवेलेंट के लिए अपनी कंडीशन क्या थी, इक्विवेलेंट के लिए क्या, एक तो डिस्चार्ज सेम होना चाहिए दोनों में, है ना, यही थी। और एक था क्या कि ये HF की वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम होना चाहिए। तो अपना क्या यहाँ से क्या करेंगे, HF की वैल्यू सेम कर दो दोनों में, HF1 = HF2, ठीक है। इक्विवेलेंट का ये कॉन्सेप्ट लगा दो, इक्विवेलेंट पाइप का लगा दिया। फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला देखो अपन पढ़ चुके हैं, HF की वैल्यू, है ना। देखो HF का फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं अपन, 8Q² डिवाइड बाई π² G इंटू FL/d⁵, करेक्ट है। किसकी फॉर्म में पढ़े, डिस्चार्ज की फॉर्म में ये पढ़ा है, मैंने आपको यही फॉर्मूला याद करने को बताया था ना। तो चलो अब अपन को क्या चाहिए, है ना, रिलेशन किस किस में चाहिए। मैं देखो यहीं पे आगे ना सोल्व आपको आसानी से कर पाए, तो मैं यहीं पे इसको ना काट पीट के सब कर देता हूँ। देखो अपन को रिलेशन किस में चाहिए, लेंथ और डायमीटर में चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, लेंथ और डायमीटर चाहिए अपन को, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज, ये तो वैसे कांस्टेंट है ना, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, दोनों में सेम दे रखा है, वैसे डिस्चार्ज सेम होता है दोनों में। फिक्शन फैक्टर को दे रखी, तो अपन को लेंथ और डायमीटर में ही रिलेशन चाहिएगा। तो देखो मैं HF1 = HF2 रख दूं तो क्या कर दूंगा, L1 डिवाइड बाई d⁵ = L2 डिवाइड बाई d⁵, करेक्ट है नहीं है ना। आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप इतना आप भी ये नहीं लिखेंगे, सीधे सीधा ये लिखेंगे। अब बता दो मुझे L2 चाहिए, तो मैं लिख दिया L2 = है ना, L2 = क्या हो गया, d2/d1⁵ मल्टीप्लाई बाई ये L1। अब d2 बताओ कितना है, d2 है 40 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, है ना। तो बताओ L2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो गया, ये 32,000, और ये मीटर में आंसर हो गया। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32,000, आंसर हो गया अपना बी, आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि इक्विवेलेंट का ये है, बस इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट ये आ गया, है ना, अपना क्वेश्चन यही हो गया इक्विवेलेंट पाइप के लिए। बस यहाँ कॉन्सेप्ट ये तो अपन को पता होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन एक ये, फिर तो आप थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तुरंत के तुरंत सोल्व कर देंगे, करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, या तो एग्जाम में, अब देखो है ना, एप्लीकेशन पूछ लिया इसी फॉर्मूले का, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है इक्विवेलेंट पाइप का किया, तो कि इसमें डिस्चार्ज सेम हो, और एक जो HF है ना, जो फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वो सेम होना चाहिए, वो होता है इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये न्यूमेरिकली पूछ सकता है, और एक इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ लो पूरा, और मैं सीधे ही पूछ ले रहा हूँ कि इसमें ये पूछा है कि जो अपने डार्सी-वैल्सबैक इक्वेशन पढ़ी क्या थी, HF = FL/v²/2GD, या फिर उसकी जो डिस्चार्ज की फॉर्म में 8Q² π² G इंटू FL/d⁵, है ना। ये इक्वेशन ये पूछ रहा है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लिमिनार फ्लो के लिए है या फिर टर्बुलेंट फ्लो के लिए है ना, और या फिर दोनों के लिए है, या फिर ये इसने ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, या फिर सब पर्टिकुलर ऐसे 2-4 ऑप्शन इसने अलग अलग बता रखे हैं। तो मैंने वहाँ पे कोई कंडीशन बताई थी आपको कि लिमिनार के लिए लगेगा या टर्बुलेंट के लिए लगेगा, कुछ नहीं बताया था ना। तो ये क्या होता है, ये पाइप फ्लो के लिए, तो ये पाइप फ्लो में ये टर्बुलेंट भी हो सकता है, लिमिनार भी हो सकता है। जब लिमिनार फ्लो पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिमिनार फ्लो ही होगा, तब इसका इसी का ये ना अलग फॉर्म बन जाता है। वहां पे आपको ध्यान रखना है, लिमिनार फ्लो ये ऑप्शन आए, क्वेश्चन आए, तो उसमें अगर उसमें फॉर्म में आए ना, तो वहां पे अपन को लिमिनार फ्लो याद रखना है। यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लिमिनार एंड टर्बुलेंट। तो आंसर हो गया सी, है ना, तो आंसर हो गया अपना सी। तो ये कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर क्या करते हैं कि लिमिनार फ्लो इसमें कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और जब लिमिनार फ्लो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में ना, खास करके गेट के क्वेश्चन में कभी आप क्वेश्चन करो, तो उसमें आपको क्वेश्चन में एक यही है ना कीवर्ड देखना है कि उसमें क्वेश्चन में लिमिनार लिखा है या नहीं लिखा है। लिमिनार लिखा तो अलग फॉर्मूला लगेगा, है ना, पूरा अलग चेंज हो जाता है, कंडीशन चेंज हो जाती हैं, है ना, वो मैं बताऊंगा आपको क्या कैसे चेंज हो जाती हैं।
और अगर ये जनरल कंडीशन दी हुई है तो आपको ये जो है ना डेसी वेस्टरगार्ड इक्वेशन लगानी है। तो ये आप यहाँ से समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता देंगे तुरंत ही, है ना। टू पाइप सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, ना जस्ट अभी क्वेश्चन किया अपन ने, इससे जस्ट पहले न्यूमेरिकल किया है। तो इक्विवेलेंट कब होगी, तब डिस्चार्ज भी सेम होगा दोनों में, और एक क्या होगा HF जो ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम होगा। तो ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ना अपना। तो चलो ये आपको ऐसे याद रखना है इसका इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत काम का है ना। ये काम का क्या है, ये आपको पूरा ना मैंने आपको स्टडी और जो स्टडी एंड स्टडी या फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ फ्लो में, है ना। उसमें आपको अगर समझ नहीं आया हो तो उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे समझ आ जाएगा वो चीज़ फिर से। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ताकि आपको इसका एप्लीकेशन फिर से आपको समझ आ जाए, है ना, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आपने अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपने है ना खुद से सोल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीधे रट लिया है तो अलग बात है। देखो वो तो रटना है ना, अलग कंडीशन आ जाएगी तो रटना वो काम का नहीं है। तो चलो देखो क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप इज, है ना, पूछा है कि एक टेपरिंग पाइप दे रखी है, उसमें फ्लो एट कांस्टेंट रेट, है ना, कांस्टेंट रेट पे फ्लो हो रहा है। तो आप ये बताओ कि ये फ्लो कौन सा होगा। ये दो वही कंडीशन दे रखी है, 4 ऑप्शन बन रहे हैं, स्टडी के साथ में एनी स्टडी बन सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के 4 इसके वे बन सकते हैं ऑप्शन। तो वो 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि टेपरिंग पाइप और उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट डिस्चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है। तो ये बताओ ये फ्लो कौन सा होगा। ये अपना कुछ ऐसे, यह टेपरिंग पाइप ऐसे होती है कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना वो चेंज हो रहा है। ये मैंने जैसे फ्लो ऐसे हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मैं कोई भी कहीं भी मान लो 1 और ये 2 या फिर कोई भी सिर्फ 2 की मैं कंपैरिजन करने के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो कहीं भी कितने भी इसमें क्रॉस सेक्शन माने जा सकते हैं क्योंकि हर जगह क्रॉस सेक्शन जो है चेंज हो रहा है, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ इसने क्यू जो है ना, क्यू वो दे रखा है कांस्टेंट ना, वही क्या लिख रखा है फ्लो रेट, है ना, फ्लो एट कांस्टेंट रेट। तो फ्लो क्या होता है, फ्लो रेट जो क्या है वो होगी डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज इसने कांस्टेंट दे रखा है। अब पूछा है अपन को स्टडी और स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, उनमें कौन सा होगा, है ना। तो पहले देखता हूँ मैं स्टडी और स्टडी के देखूँ, है स्टडी के लिए देखूँ। स्टडी के लिए मुझे क्या देखना था, स्टडी में देखने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, है ना, तो डेल आर बाई डेल टी की वैल्यू एट फिक्स्ड स्पेस, है ना, यही तो किया था वहां पे, ये 0 हो तो ये स्टडी के केस में, स्टडी जो है ना का केस ये होता है, ये स्टडी होगा। अगर ये 0 नहीं हो तो अनस्टडी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, वो तो देख लेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज नॉर्मली अपन वेलोसिटी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी अपन वेलोसिटी समझ रहे हैं। तो फिक्स स्पेस है, तो फिक्स स्पेस बताओ, है ना, स्टडी के लिए देख रहे हैं। तो फिक्स स्पेस में कौन सा ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लूँ, वहां पे एक चेक करने के लिए कोई एक अपन को फिक्स स्पेस लेना है ना। तो मैं एक फिक्स स्पेस ले लिया 1 या आप कहें तो मैं ये ले लूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैंने एक ये ले लिया, ठीक है। 1 ले लिया मैंने फिक्स स्पेस, है ना, 1 ले लिया एक क्रॉस सेक्शन का। तो ये बताओ, है ना, फिक्स स्पेस पे, है ना, यहाँ पे बस यही है, मैं यहाँ पे, यहां से मैं मूव नहीं कर रहा, यहां पे से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे है तो एरिया थोड़ी चेंज होगा, फिक्स स्पेस लिए तो एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा। और अपन को पता है ना, देखो Q इक्वल टू A इंटू V, करेक्ट है। डिस्चार्ज उसने पहले से कांस्टेंट दे रखा है, एरिया अपने फिक्स स्पेस ले लिया। तो बताओ ये इसने कांस्टेंट दे रखा है ना, ये फिक्स स्पेस पे ये एरिया भी इसी पे है, कोई एरिया भी कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ में, इसी पे ही ना, इसी पे देखेंगे। लेकिन टाइम t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, या कोई भी वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, ये भी एरिया भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपने कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपने ये स्पेस चेंज नहीं किया है, फिक्स स्पेस पे किया है। तो बताओ ये दोनों, ये कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट,
तो मैं कह सकता हूं dv बाई dt इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, स्टडी हो गया ना, स्टडी आ गया अपना, क्योंकि ये कंडीशन है। समझ गए। डिस्चार्ज अपना क्वेश्चन दे रखा है, फिक्स्ड स्पेस जो है अपन ने लिया है, तो वहां पे क्या हो गया, फिक्स्ड स्पेस पे एरिया कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट निकल के आ गई, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट निकल के आ गई टाइम के साथ में, तो वो क्या हो गया, स्टडी फ्लो हो गया। तो पहला केस स्टडी फ्लो के बारे में अपन को पता चला गया, स्टडी एंड स्टडी, तो स्टडी फ्लो एक केस बन गया स्टडी, है ना, बहुत आसान है। तो अब देखो ऐसे इसको सोल्व करना है ना, मैंने आपको वहां बताया था, तो ये ऐसे सोल्व करना है इसको ना, पूरा दिमाग यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो एक स्टडी फ्लो निकल के आ गया अपना। अब देखो स्टडी तो निकल के आ गया ना, मैंने स्टडी तो यहां लिख दिया हूं। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देखना है अपन को, है ना। दूसरा है केस क्यू इसने दे रखा था कांस्टेंट, वो फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो कंडीशन दे रखी है ना। अब अपन को क्या करना है, यूनिफॉर्म के लिए देखें, यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, डी आर बाई डी एक्स, है ना, और ये फिक्स्ड टाइम इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी कि वेलोसिटी जो ये अपनी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, है ना, फ्लूइड फ्लो की, जैसे वेलोसिटी ले लो एग्जांपल अपने, वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होनी चाहिए एट द फिक्स्ड टाइम, है ना। कोई फिक्स्ड t इक्वल टू 1 ले लिया, या t इक्वल टू कोई भी एक फिक्स टाइम ले लो, t इक्वल टू 2 सेकंड या 3 सेकंड, कोई भी वैल्यू ले लो टाइम की, उसके उस पे है ना, उसको फिक्स कर दिया, और जो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, इधर से इधर घूमेंगे, तो जो है यहाँ पे वेलोसिटी ले लें, है ना, फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए ना, फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने फिक्स स्पेस टाइम ले लिया, t इक्वल टू 1 सेकंड ले लिया कोई, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ये ना विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, है ना। तो मैं स्पेस चेंज कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये क्या हो रहा है ना, ये एरिया जो ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या फिर मैं ये कह सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन यहां ज्यादा है, और यहां पे होते वैल्यू कम होते जा रही है, तो जैसे जैसे मैं स्पेस में घूम रहा हूं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो मुझे फिर से ये फॉर्मूला लगा दूं, Q इक्वल टू A इंटू V, है ना, ये कांस्टेंट है ना, ये जो चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। बस क्या कम ज्यादा हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है। चेंज हो रहा है तो वैल्यू क्या 0 थोड़ी ना आएगी, तो वेलोसिटी dv बाई dx ये 0 नहीं है, तो क्या हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आ गई बात समझ में। डिस्चार्ज अपने कांस्टेंट दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक फिक्स टाइम पे, तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी भी अपनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म आ गया, नॉन यूनिफॉर्म आ गया। तो देखो ऐसे सोल्व करना है इसको, है ना, आपको सोल्व करना ऐसा आना चाहिए। अब मैंने पूरा डिटेल में बताया है, अब तुरंत के तुरंत इसको एक दो बार क्वेश्चन किए पढ़े होंगे एक बार, है ना, समझे होंगे, तो तुरंत के तुरंत इसको कर देंगे, है ना। मैंने जब ये पढ़ाया था समझ आ गया ना, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्टडी अनस्टडी फ्लो, है ना, टाइप ऑफ फ्लो पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था ये डेफिनेशन से बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे फिर आप रटने जाओगे, तो इसको यहीं पे समझ लो। तो अगर वहाँ पे आपने नहीं समझा तो यहाँ पे फिर से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। डेफिनेशन तो बहुत आसान से लगती है कि ये चेंज ना हो, ये चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और ये ऐसे ऐसे, लेकिन इसका एप्लीकेशन इतना गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, वैसे आसान है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। ऐसे देखो कितना छोटा सा लिखा था क्वेश्चन, लेकिन इसका मीनिंग देखो कितना बड़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वाटर हैमर पे है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इन ए पाइप फ्लो इज टर्म्ड एज ए वाटर हैमर। तो वाटर हैमर मैंने आपको बताया था, तो क्या हुआ था, वाटर हैमर जो वाल्व है ना, उसका उसको सडनली क्लोज कर दें, तो क्या होता है, प्रेशर वेव जो है ना, प्रेशर वेव जो है, प्रेशर जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो प्रेशर वेव की फॉर्म में
वो फ्लो करती है वापस टैंक की तरफ, वाल्व से और टैंक की तरफ, और टैंक से वापस वाल्व की तरफ, यही तो होता था। तो ये ऐसा था सडन क्लोजर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है इसमें, द सडन राइज ऑफ प्रेशर इन ए लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। जी बिल्कुल सही बात है, और तो कोई है ही नहीं ना, और तो कोई ऑप्शन ही इससे रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो गया अपना बिल्कुल आसान सा है, तो ए ऑप्शन हो गया। इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा नहीं है, सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर। वाटर हैमर के केस में है ना पूछा है कि प्रेशर पी और रो के बीच में है ना, पी मतलब प्रेशर, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इन दोनों में रिलेशन पूछा है वाटर हैमर के केस में। तो देखो पहली बात तो अपने वहां पर पढ़ा था, एक तो पढ़ा था सडन क्लोजर ऑफ वाल्व है ना, एक पढ़ा था अपने जो है ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व है ना। और जो सडन क्लोजर ऑफ वाल्व है उसी में ही वाटर हैमर की है ना जो ऑब्जर्व किया जाता है, कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सडन क्लोजर वाल्व के दो फॉर्मूले थे, रिजिड एंड जो पाइप जो ली रिजिड ली थी और एक इलास्टिक पाइप ली थी। तो दो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे है ना। तो सडन क्लोजर ऑफ वाल्व मैंने वहां पे बताया था आपको कि ये जो फॉर्मूले है ना आपको याद रखना है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला सीधा पूछ लेगा, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे, और कभी कभी हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाए, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पे बन गया है सडन क्लोजर ऑफ वाल्व है ना। सडन क्लोजर पे देखो इसमें दो थी पाइप, एक बार थी तो अपने रिजिड पाइप ली थी, रिजिड, और एक अपने इलास्टिक पाइप ली है ना। तो फॉर्मूला क्या आया था इससे आया था P बाई रो जी ना, ये प्रेशर हेड हो गया, P प्रेशर हेड, ये हो गया V बाई जी मल्टीप्लाई अंडर रूट K बाई रो, ये था। इसमें क्या था, इसमें ये तो सिमिलर था पूरा, P बाई रो फिर G इक्वल टू V बाई जी मल्टीप्लाई अंडर रूट K बाई रो 1 प्लस डी के बाई ई टी। अगर ये फॉर्मूला कैसे क्या आया है तो आप लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, वाटर हैमर का जो लेक्चर उसमें। चलो ठीक है, देखो ये अब अपन को रिलेशन पूछा है, क्वेश्चन में रिलेशन क्या पूछा है, पी एंड रो में रिलेशन पूछा है ना। तो मैंने दोनों फॉर्मूले इसलिए बताया कि इसने सडन क्लोजर बोला है या फिर वाटर हैमर बोला है, वाटर हैमर दोनों में ही ऑब्जर्व होता है। तो मैंने दोनों फॉर्मूले दिए तो दोनों में ही पता चल जाएगा, दोनों में ही है ना। पी देखो P बाई रो है ना प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो, सारी चीजें। और इसके अलावा तो अपन को कोई रिलेशन पूछा ही नहीं है किसी के बारे में, इनके बीच में रिलेशन पूछा तो मैंने इनको ले दिया हूँ। P बाई रो इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अंडर रूट रो आ गया ना, P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, यहाँ से आया पहले रिजिड से। यहाँ पे देखो P बाई रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट रो, सेम का सेम ही है, यहाँ पे आया है। तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, आंसर अपना आंसर आ गया, आंसर मैच कर लो, सी ऑप्शन आ गया, आंसर तो ये आ गया। तो मैंने पूरे दोनों फॉर्मूले क्यों को लिखे कि दोनों में ही ना, ये दो बस पाइप ही कंडीशन है, ये तो इलास्टिक पाइप ली अपन ने है ना, और ये है रिजिड पाइप ली है, लेकिन सडन क्लोजर वाल है ना, वाल को सडनली क्लोज किया है, तो वाटर हैमर तो दोनों में ही ऑब्जर्व होता है। तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिए हैं, दोनों से आपको एक ना बता के दोनों में ही आपको अच्छे से बताया, ठीक है, समझ गए। तो चलो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, हाँ ये इसने पूछा है जो चेजिस कोफिशिएंट C एंड जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है F, उसके बीच में इसने रिलेशन पूछा है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, C एंड F के बीच में रिलेशन पूछा है। तो C अपने यही फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू 8G बाई F। आप ये तो आपको खुद ने आपने सोल्व कर लिया होगा, फिर भी नहीं किया तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो इससे क्या आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर चेक कर लो बस, क्या है, कुछ नहीं है, ये आ गया। चलो ये ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इतना ज़्यादा बस कवर सब करना है, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके चलने हैं, बस ये ध्यान देखना है कि छोड़ना कुछ नहीं है ना। तो चलो चीज़ें याद सब होनी चाहिए, कई बड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं है ना कि वो है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल आए ना आए
है ना, देख के लगेगा कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आप क्यों पढ़ें। लेकिन न्यूमेरिकल ना आए लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें डायमेंशन का क्वेश्चन पूछ जाएगा, यूनिट का क्वेश्चन पूछ लगता है, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अपना 9th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत ही काम का क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो गेट या फिर ईएससी मेंस में भी पूछा जाता है, बस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा डिटेलिंग चेंज हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अपने में एक तो मैं पूरा मेथड से बताऊंगा, है ना, और फिर एग्जाम में क्या करना है आपको वो बता दूंगा कि अपने एग्जाम में जेईई या एई के एग्जाम में ना सीधे सीधे आंसर इससे निकल जाएगा, ज़्यादा उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो पूरा क्योंकि है वही है ना, बस उसको मैंने सीधे सीधे बता रखा। छोटा सा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, ए साइफन इज यूज्ड at point A to draw the water from large reservoir and discharge it to the point B at atmospheric pressure. If the elevation difference of a point A and point B is 10 meter, what is the velocity at point B? देखो इसने ये दे रखा है, इसने एक साइफन अपन ने पढ़ा था। साइफन क्या था? साइफन ये था कि देखो एक रिजर्वोयर है ना जो कि हायर एलिवेशन पे है, दूसरा रिजर्वोयर है जो इसी कंपैरिजन में लोअर एलिवेशन पे है, और ये दोनों जो है ना, और ये जो है ऐसे नहीं, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे। ठीक है, ये रिजर्वोयर, ये जो है ना, ये पॉइंट इसने ए इधर रखा है और ये पॉइंट जो है ना इसने बी इधर रखा है। क्वेश्चन में इसने ए कह रखा है। ठीक है, ये अपनी है बीच में हिल, और ये रिजर्वोयर है जो हायर एलिवेशन पे, ये रिजर्वोयर है लोअर एलिवेशन पे। ये इसने यहाँ से यहाँ वाटर निकाल के या फिर जो भी फ्लूइड अपने दे रखा है वहाँ से निकाल के यहाँ इसने रखा है, ये दे रखा है। और ये जो दे रखा है इसने ए और बी के बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो दे रखा है, ये जो ना यहाँ पे इधर रखा 10 मीटर। ये क्वेश्चन में इसने अपन को दे रखी है इन्फॉर्मेशन। अब पूछ रहा है पॉइंट वी की वैल्यू पूछ रहा है ना, पॉइंट बी पे वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। बस ये क्वेश्चन ये ठीक है। देखो 2 पॉइंट्स हैं, ये दे रखा है ये अपना पूरा। एक तो साइफन का याद आ गया अपन को, साइफन कैसे क्या दोनों के बीच में ना, ये क्वेश्चन भी इससे आपको ध्यान रिवाइज हो गया। साइफन क्या होता है, दो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे अगर है ना वाटर अपन को क्या ट्रांसफर करना हो और बीच में जो ना हिल सेपरेटेड हो, तो ये जो बेंड पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, साइफन। तो आपको एक रिविजन हो गया। फिर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ साइफन से अपन को कोई मतलब नहीं है। मैं क्या काम करूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा दूँ या बर्नौली थ्योरम लगा दूँ, तो क्या होगा, ई ए इक्वल टू ई बी, मानते हो है ना। जो एनर्जी इक्वेशन में अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, करेक्ट है। अब बताओ ये क्या लिख दूंगा, पी ए बाई रो जी प्लस पी वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस क्या हो गया ये जेड बी। ठीक है, अब मैं क्या कम करूँ, जेड ये क्या है, ये डेटम हेड होता है ना, डेटम से डिस्टेंस होती है इसकी, ये जो हाइट होती है डेप्थ होती है ना, जेड जो है। मैं क्या काम करूँ, इसी को मैं डेटम मान लेता हूँ। डेटम कहीं तो मानना होगा अपन को, दो को दूसरी। मैं क्या करूँ, जो ये वाला लेवल है इसको डेटम मान लूँ। तो इससे बताओ मुझे जेड बी की वैल्यू क्या होगी, जेड बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं होगी, जेड बी की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि मैंने इसी को ही डेटा मान लिया। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कह दिया, मैं तो इसी को डेटा मान रहा हूँ, है ना। जेड बी की वैल्यू 0, जेड ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, डेटम से डिस्टेंस कितनी है, डेटम ये है, डेटम से हाइट कितनी है, ये 10 मीटर हाइट पे पॉइंट ए है, तो जेड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर, करेक्ट है ना। जेड पी की वैल्यू 0, क्योंकि मैंने यही डेटा बनाना है, जेड ए की वैल्यू 10 मीटर, है ना, ये हो गया। अब दूसरी बात बताओ, देखो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी जो है ना, वो क्या है, वहां पे प्रेशर कौन सा है, प्रेशर इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। तो पी ए और
ए और ए एंड बी पे इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, दोनों पे पीए और पीबी दोनों इक्वल है, दे रखा है ना इसने, पी और पीबी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब वी ए की वैल्यू है ना, ये वी ए की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ये क्यों है, क्योंकि लार्ज रिजर्वोयर है, इसमें जो है ना ये इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, तो ज्यादा इसकी जो वो है वैल्यू, जो वी ए की वैल्यू जो है पॉइंट ए का जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगा, तो वो ना वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब बता दो, अब तो आसान से है, अब तो सोल्व क्या करना है। ये दोनों, इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा 10 मीटर, इस साइड क्या बचा, ये 0, ये कट कैंसिल हो गया, वी बी स्क्वायर बाई 2g। अब वी बी की वैल्यू यहां से तो आप निकाल ही सकते हो, 10 इंटू 2 इंटू 10, मैं जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट आप 9.81 ले लो अगर आपको ज़्यादा शौक है तो, ठीक है। तो क्या आ गया, ये हो गया 200 का अंडर रूट, ये अप्रोक्सीमेट बता दो क्या आ जाएगा, ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 14.14 मीटर के आसपास आ जाएगा। अपना आंसर हो गया 14 मीटर, जो भी ऑप्शन में इसके नज़दीक दिया होगा तो वो हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। 14 दे रखा होगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो 14 आंसर आ गया अपना। चलो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो एनर्जी इक्वेशन लगाना है, यहाँ बर्नौली थ्योरम लगाना है ना। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, तो ये यहाँ पे डेटम ऐसे इक्वेशन है ना, अलग से पूरा जैसे ईएसए गेट में क्या आएगा, कहीं और डेटम देगा और वहाँ की डिस्टेंस दे देगा, तो वो कुछ नहीं है, बस वो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ एडअप होके जाएगी। ये पीए या पीए पीबी की ये वैल्यू या तो अलग दे देगा, है ना, क्वेश्चन में नहीं देगा तो दोनों वैसे ही इन्वायरमेंटल ना, ये क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और या वीए की वैल्यू कुछ दे देगा, नहीं देगा तो वैसे ही पूरा अभी निकला है सोल्व हो जाएगा, और आंसर अपना सीधा सीधा बिल्कुल आसान सा है। अपने एग्जाम में क्या करना है अपन को, है ना, जेई के जब जेई या फिर ए का एग्जाम कोई भी आप दें तो आपको पूरा ये ना एनर्जी इक्वेशन ये सोल्व, वैसे तो ना पूरा डिटेल में तो आपको कभी लिखना ही नहीं है ना, यहाँ पे भी लिखो तो ये लिख लिया और सीधा आंसर ये आ गया। और अपने एग्जाम में करना क्या है, सीधा आप समझ लो, जैसे ही दिया आपने, है ना, अपन को क्या करना है, मैं इसको मिटा दूं एक बार, है ना, आप क्या करें, जैसे ये ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करें, सीधा सीधा आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर, है ना, h इक्वल टू 10 मीटर, तो आप v कभी भी निकालना हो, 2g अंडर रूट 2g ऐसे रखो, 2 इंटू 10 इंटू 10 और अंडर रूट वैल्यू निकाल लो, 14 पॉइंट समथिंग ये मीटर आ गया, ठीक है ना। कोई भी जैसे ओरिफिस मीटर में पूछा हो, है ना, ओरिफिस में पूछा हो, या फिर कहीं ओरिफिस मीटर नहीं ओरिफिस में पूछा हो, या फिर कहीं भी वेलोसिटी अपन को पूछी हो तो आप अंडर रूट 2gh करो, पिटो ट्यूब में पूछा तो अंडर रूट 2gh निकालो, h दे रखा होगा और यहाँ पे भी h दे रखा है तो अपन अंडर रूट 2gh, है ना। वो पूरा डिटेल में अलग आंसर कहाँ से आता है, वही एनर्जी इक्वेशन लग के आता है, लेकिन आपको सीधे सीधे रखो अंडर रूट 2gh, आंसर आ जाएगा अपना, समझ गए कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, क्योंकि वो गेट या ईएससी या फिर अपना जो जेई का जो मेंस भी आए तो उसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट ही लगेगा, वहां पे ये छोटी छोटी चीजें नहीं लगेंगी, ट्रिक वगैरह, समझ गए। तो चलो, ये था अपना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार और कर लें या फिर इस जैसा क्वेश्चन कहीं और कर लें एक बार, है ना, ताकि आपको फिर वो दिक्कत ना रहे। तो चलो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन जो है ना, ईएससी में आए हुए क्वेश्चन करेंगे कुछ, है ना, ईएससी के नाम से डरो मत, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस मैंने जो पढ़ाया है उसको अप्लाई करो, बस और कुछ नहीं है ना। तो देखो, पढ़ो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें रिजर्वोयर दिए हुए हैं 3 A B C, है ना, और उसमें पाइप दिए हुए हैं, जो पाइप दिए हुए हैं उनसे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैं देखो इसमें पूछा क्या है, उसमें कंडीशन 2-3 एक दो डिस्चार्ज का जो ना कंडीशन पूछा हुआ है, किस जो इक्वेशन क्या बनेगी डिस्चार्ज की, है ना। तो अपन जॉइंट पे देख लेंगे, है ना, जंक्शन पे देख लेंगे, जो डी जंक्शन है वहां पे अपन को पता चलेगा ये डिस्चार्ज का। तो चलो देखो, ऐसे पता ये जो इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो से। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट है। अब देखो, मैं पूरा ना डायग्राम तो बनाने वाला हूं नहीं, मैं यहां से आपको ये चीज बता दूं, ये दिया हुआ है ए रिजर्वोयर, ये दिया हुआ है बी रिजर्वोयर, ये दिया हुआ है सी रिजर्वोयर, है ना, सी रिजर्वोयर, और ये डी जंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट है। यहाँ पे इसने पीजोमेट्रिक हेड क्या दिया है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है 200, है ना,
यहाँ पे पिजोमेट्रिक हेड इसने क्या दिया हुआ है, पिजोमेट्रिक हेड दिया हुआ है, क्योंकि ये इसने देखो इसने एनर्जी लिख रखी है, टोटल एनर्जी लिख रखी है ना। इसने ए पे लिखा है टोटल एनर्जी, EL टोटल एनर्जी लिखा है, बी पे भी लिखा है ये, और यही इसने सी पे लिखा है, तो वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं होगी। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल E इक्वल्स टू P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z। वेलोसिटी चेंज ना हो तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा पिजोमेट्रिक हेड बन जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी तो ये रिजर्वोयर में जब भी लेके चलते हैं ना, तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे लेके अपन जीरो चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें ना ऊपर वाला जो सरफेस वाला पॉइंट जो है ना, उसकी वेलोसिटी जीरो मान के चलते हैं अपन। तो ये दिया हुआ है पिजोमेट्रिक हेड ही दिया हुआ सब में, है ना, एनर्जी लिखा है वो पिजोमेट्रिक हेड ही है, और यहाँ पे इसने अलग से लिख रखा है पिजोमेट्रिक हेड, तो सब में पिजोमेट्रिक हेड ही दिया हुआ है, समझ गए, क्योंकि एनर्जी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से पिजोमेट्रिक हेड बन गया है, सब जगह पिजोमेट्रिक हेड, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये पिजोमेट्रिक हेड ही है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसने 180 दे रखी है, ये 160 दे रखी है, और ये 120 दे रखी है, ये वैल्यू जिसने ये दे रखी है 160 और ये 120। आप मुझे बताओ, है ना, ये Q1 डिस्चार्ज, ये Q2 डिस्चार्ज और ये Q3 डिस्चार्ज, ये दिया हुआ Q1 Q2 Q3। आप मुझे बताओ जो फ्लो की साइड से कहां से जो Q1 फ्लो है ना, वो किस डायरेक्शन से होगा। Q1 जो फ्लो है वो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। जो एनर्जी जहां पे ज्यादा है उस डायरेक्शन में आएगा ना, जो पिजोमेट्रिक हेड अवेलेबल ज्यादा है वहां पे आएगा ना, है ना। तो हायर हेड टू लोअर हेड, है ना, हायर पिजोमेट्रिक हेड टू लोअर पिजोमेट्रिक हेड की डायरेक्शन में आएगा। और देखो ये डायरेक्शन होगी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे बताओ हायर पिजोमेट्रिक हेड टू लोअर पिजोमेट्रिक हेड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, करेक्ट है। यहाँ पे बताओ हायर पिजोमेट्रिक हेड टू लो पिजोमेट्रिक हेड, यहाँ पे 200 है तो 160 ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ ये आ गया। यहाँ 160 है, 180 है, 160 तो ज्यादा से कम की तरफ, यह 160 है, 120 ज्यादा से कम की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जंक्शन पे बता दो, यहाँ पे तो आप बता दोगे रिलेशन, तो Q1 प्लस Q2 जुड़ के वो हो गया Q3, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3, बस आंसर मैच करो। बस अपन ने इसमें देखना क्या था, इसमें देखना था जो पिजोमेट्रिक हेड है जो क्वेश्चन में दे रखा है, उससे अपन को डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखनी थी, कुछ नहीं देखना था। हायर पिजोमेट्रिक हेड टू फ्लो की डायरेक्शन जो होती है वहां यहां पे लिख दूं फ्लो डायरेक्शन, सॉरी, हायर पिजोमेट्रिक हेड टू पिजोमेट्रिक हेड टू लोअर पिजोमेट्रिक हेड, ये अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अभी देखो ये पिजोमेट्रिक हेड दिया हुआ ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, या हायर एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये टोटल हेड, ये एनर्जी क्या होगी वो हेड की फॉर्म में, तो हायर टोटल हेड टू लोअर टोटल हेड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या अपनी वेलोसिटी जीरो है ना, तो वो पिजोमेट्रिक टोटल हेड, वो पिजोमेट्रिक हेड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है। नहीं तो एक्चुअल में क्या होती है, ये टोटल हेड होता है, समझ गए। तो क्वेश्चन में दे रखा हो, दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो टोटल हेड अपन को करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपने यहाँ वेलोसिटी एक में यहाँ पे ये जो रिजर्वोयर दे रखे हैं वहाँ वेलोसिटी जीरो है, तो पिजोमेट्रिक हेड से अपन को कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ही पिजोमेट्रिक हेड आपको बताया है यहाँ पे, नहीं तो एक्चुअल में टोटल हेड होता है, समझ गए। तो ठीक है, तो अपन को बस फ्लो की डायरेक्शन पता चल गई, तो आंसर हो गया अपना। ऑप्शन चेक कर लो, बस ऑप्शन आ गया, बस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये है इसका एप्लीकेशन, कुछ नहीं है, बस ये एप्लीकेशन है। तो न्यूमेरिकल है ना, ये तो एप्लीकेशन, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है ना, तो टोटल हेड की फॉर्म में पूछे तो टोटल हेड, हायर टोटल हेड टू लो टोटल हेड, है ना, या फिर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, या फिर पूछे पिजोमेट्रिक के फॉर्म में तो हायर पिजोमेट्रिक हेड टू लोअर पिजोमेट्रिक हेड, समझ गए। और उसमें डेटम सेम हो तो क्या हो जाएगा, हायर प्रेशर हेड टू लोअर प्रेशर हेड। ये जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ये सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको पता हो तो फिर प्रैक्टिस जो है ना वो और अच्छे से होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टू रिजर्वोयर एट अ डिफरेंट लेवल्स आर कनेक्टेड बाय टू पैरेलल पाइप्स
of diameter 2d and d. The ratio of the flow of two pipes, वो क्या पूछा है, larger to smaller. दो दे रखी हैं पाइप अपन को, है ना, दो रिजर्वोयर को इसने कनेक्ट कर रखा है, ऐसे रिजर्वोयर हैं दो को, दो इसने पैरेलल पाइप से इसने, है ना, कनेक्ट कर रखा है. एक की डायमीटर 2d, एक की है डायमीटर d, और ये इसने पूछा है ना. और फिर डिस्चार्ज का इसने पूछा है ना, रेशियो फ्लो, डिस्चार्ज का रेशियो पूछा है लार्जर टू स्मॉलर. तो ये अपन को क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था, अपन को डिस्चार्ज का रेशियो पूछना है. देखो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताता हूँ. पहली बात तो इसने पैरेलल दे रखी है ना, पाइप पैरेलल दे रखी है. तो पैरेलल दे रखी है, पैरेलल पाइप, कंडीशन क्या होती है पैरेलल पाइप के लिए, आपने पढ़ा होगा. पैरेलल पाइप के लिए क्या होता है, HF की वैल्यू सेम होती है, दोनों में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन दोनों में इक्वल होता है. तो HF1 इक्वल टू HF2, ये कंडीशन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q1 बाई Q2. मैं Q1 जो है वो लार्जर जो डायमीटर है उसको दे रहा हूँ ना, लार्जर या बिगर डायमीटर है उसको ले रहा हूँ, क्योंकि अपन को रेशियो है वो लार्जर डिवाइड बाई स्मॉलर पूछा है ना, बिगर या लार्जर डिवाइड बाई स्मॉलर पूछा है, तो इसलिए मैं Q1 इसको ले रहा हूँ. ठीक है. अब मुझे HF का फॉर्मूला बताओ आप. डिस्चार्ज की टर्म में ये होता है कि नहीं होता है ना. अब रख दो, बस करना क्या है, अपन को डिस्चार्ज, अपन को क्वेश्चन में क्या किस किस का रिलेशन पूछा है, अपन को रिलेशन किस किस के बीच में, डिस्चार्ज और डायमीटर, और तो कोई सारी चीजें जो है वो काम की नहीं होगी. ये और ये उड़ गए, तो ये अपन को देखो ये आ गया Q स्क्वायर, है ना, 1 डिवाइड बाई D1 स्क्वायर, सॉरी D1 रेस टू पावर 5 इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई D2 रेस टू पावर 5. तो Q1 डिवाइड बाई Q2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई D2 रेस टू पावर 5. बस सॉल्व कर दो. D1 की वैल्यू क्या दे रखी है, बिगर डायमीटर की तरह 2D डिवाइड बाई D रेस टू पावर 5, है ना. तो क्या आ गया, इससे आया, देखो इससे अपना ये आया Q1 डिवाइड बाई Q2 रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर 5. तो Q1 डिवाइड बाई Q2 क्या आ गया, अंडर रूट 32, जो निकल के आता है 4√2, है ना. तो Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 4√2 डिवाइड बाई 1. ये अपना आंसर हो गया. तो उस बस इसमें क्या था, पैरेलल पाइप है तो ये लगना है, उसके बाद तो आपको सारी क्या है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है. और ये सारी चीजें सर अपन को रिलेशन किसमें, डिस्चार्ज और डायमीटर में अपन को रिलेशन चाहिए, क्योंकि सारी चीजें इसने कोई जिक्र नहीं किया है, तो वो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, कुछ तो पहले से होती है, उसके बाद वो मान के चल रहा है और कांस्टेंट है. तो आंसर हो गया अपना डी, आंसर हो गया. ठीक है. बस इसमें पैरेलल पाइप का कॉन्सेप्ट था. तो पैरेलल पाइप के लिए या तो सीधे पूछ ले, है ना, कंडीशन क्या होना चाहिए पैरेलल पाइप के लिए, जो वो है डिस्चार्ज तो सम हो जाएगा दोनों का, है ना, और ये जो फ्रिक्शन, जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, वो दोनों में इक्वल होता है. तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है, न्यूमेरिकल हो गया. चलो चलो देखो ये क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन है अपना वाटर हैमर पे है. इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं. पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें करेक्ट है. ठीक है. तो आप क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ो, वाटर हैमर पूरा रिवीजन हो जाएगा वाटर हैमर का. इससे ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने तो वाटर हैमर का जो ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है कोई वाटर हैमर का, इसलिए मैंने सारी एक जगह इसको इकट्ठा कर दिए. पहला क्वेश्चन पढ़ो. पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो. इट कॉजेज सरफेस इरोजन इन पाइप्स. सरफेस इरोजन का तो कुछ था ही नहीं इसमें, है ना. तो पहला स्टेटमेंट वाटर हैमर में, वाटर हैमर पढ़ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि इस वाटर हैमर में ये सरफेस इरोजन का तो कुछ आया ही नहीं था, अपन ने पढ़ा था, कोई कुछ इसमें रोल नहीं है. दूसरा है प्रेशर राइज इज गिवन बाई रो सी यू, है ना. रो डेंसिटी है, सी अपन को पता है ना, जो वेलोसिटी ऑफ किसकी है, प्रेशर वेव की है ना, और फिर v जो है इसकी वेलोसिटी है फ्लूइड फ्लो की, है ना, फॉर ए सडन क्लोजर ऑफ वाल्व. तो वाटर हैमर के लिए ये इसने ये दिया हुआ है. तो अपन को देखो
ये पढ़ा था सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, ये अपना फॉर्मूला आया था रिजिड के केस में, करेक्ट है, अंडर रूट के बाई रो, है ना। तो वाटर हैमर एक केस में कर लो, दोनों केस में भी सिमिलर होता है वो चीजें, तो आप मैं इसी में बता देता हूं पहले, है ना। ये सडन क्लोजर रिजिड पाइप में ऐसा आता, तो देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको सी बोलते हैं, है ना। और जो ये रिजिड के केस में है ना, रिजिड के केस में। इलास्टिक के केस में क्या था, पूरा फॉर्मूला सेम, इसकी पार्ट की जगह जो सी था ना, उस केस में सी जो है ना अंडर रूट के बाई रो ना होके अंडर रूट के बाई रो 1 प्लस डी के ई टी, ये था बस, और कुछ डिफरेंस नहीं था, बस इसने सी की फॉर्म में पूछा है तो सी ही दोनों में ही सेम आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं, पी बाई रो जी, है ना, इक्वल टू वी बाई जी मल्टीप्लाई बाई सी। अब क्या इसको सोल्व करो तो P इक्वल टू रो सी वी, करेक्ट है नहीं है, रो इधर चला गया, V है और ये C है, ठीक है। दोनों केस में ये अपना फॉर्मूला है, प्रेशर राइज है वो किससे आएगा, रो सी वी, और ये V को यहाँ U लिख रहा है, तो देखो रो सी यू सडन क्लोजर के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉर्मूला अपना यही है, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। मैं देखो इसको पूरा मिटा के अपनी जगह फिर से चाहिएगी तो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे P की वैल्यू अपन निकल के आई, P की वैल्यू निकल के आई रो सी वी, प्रेशराइज ऐसे निकल के आया सडन क्लोजर के लिए, सडन क्लोजर दोनों केस में है ना, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। तो दोनों फॉर्मूले अपन को फिर से रिवाइज हो गए, समझ गए। तो देखो कितना पार्ट हो गया इसमें। तीसरा है इट इज अकम्पनीड बाय सीरीज कैविटेशन, इसमें कैविटेशन का कोई रोल नहीं था, कैविटेशन इसमें कुछ नहीं आता। तो देखो आपने वहां पे पढ़ा था कैविटेशन का कोई इसमें रोल नहीं था, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, है ना। के की बात कर रहा है, के को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, बल्क या फिर वॉल्यूम मॉडुलस। जो बल्क किसको बोलते हैं, वॉल्यूम को बोलते हैं, तो बल्क लिखा है यहाँ वॉल्यूम लिख दिया इसने ना, बल्क या वॉल्यूम एक ही होता है, मॉडुलस, मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ, है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, ये क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। ये फ्लूइड या कोई मटेरियल जो भी ले रहे हैं, अपन सोम में भी पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ लिया होगा सोम सब्जेक्ट, ये पहला ये 2 यूनिट हो चुकी हैं, वहां प्रॉपर्टी जो मटेरियल में ये आपको बता चुके हैं सर, है ना। ई, है ना, तो ई जी एंड के, है ना। तो इलास्टिक मॉडुलस, ये इलास्टिक मॉडुलस, ये शियर मॉडुलस एंड ये बल्क मॉडुलस के बारे में सर ने अच्छे से आपको बता दिया है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल अपना क्या फ्लूइड है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना, फ्लूइड प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना, ये सर ने आपको बता दिए हैं तीनों। तो वो वहां से, ये तो सोम का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी ये चलो समझ लिए, मैंने आपको फिर से रिकॉल करवा दिया। लास्ट है इट इज गवर्न बाई रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो, नहीं गलत बात है, ये कह रहा है रेनॉल्ड नंबर से गवर्न होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें बताओ फोर्स कौन सा आता है ना, इसमें क्या प्रेशर आता है ना, प्रेशर। तो रेनॉल्ड नंबर यहाँ कोई विस्कस फोर्स कंसिडर थोड़ी किया था अपन ने, वाटर हैमर में विस्कस फोर्स का कोई रोल नहीं आया था, तो इसलिए रेनॉल्ड नंबर गलत है। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर अपन मैच करो, फिर मैं बताऊंगा कौन सा नंबर इसमें आता है। तो कौन सा करेक्ट है, 2 और 4 है ना। इसमें पूछा है इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, पहले तो देखो गलतियां ये होती है। करेक्ट आंसर पूछा है 2 और 4, आंसर आ गया अपना बी, आंसर आ गया बी। तो ये पूरा वाटर हैमर का देखो ये पढ़ा आपने, सॉरी वाटर हैमर अपने ये पढ़ा। अब ये क्वेश्चन इसमें है ना, ये आ जाए, ये पूछे कि जो वाटर हैमर में कौन सा जो नंबर है वो है ना कंसिडर होता है, या फिर कौन सा नंबर जो है ना किसके द्वारा ये गवर्न होता है। तो देखो ये क्वेश्चन अपना हो गया है, लेकिन मैं आपको नोट लगा के ये ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन ही है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वाटर हैमर जो है, ये नोट लगा के लिख लो, ये क्वेश्चन ही है, नोट क्या है, क्वेश्चन ही है। ये इट इज गवर्न बाई यूलियर नंबर, यूलियर नंबर क्यों, क्योंकि ये इसमें आता है प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स आता है ना यूलियर नंबर में। यहां पे भी अपने क्या है, प्रेशर ही, अपने प्रेशर एनर्जी ही आती है ना, पी बाई रो जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं सारे सारे प्रेशर ही आते हैं। तो ये प्रेशर फोर्स आता है यूलियर नंबर में, ये होता है यूलियर नंबर द्वारा गवर्न होता है। तो ये अपना
जो है ये क्वेश्चन है, ये आप इसको पढ़ लें। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। रोल नंबर से गवर्न नहीं होता है, क्योंकि रोल नंबर तो विस्कस फोर्स के लिए होता है, तो यहाँ पे कोई विस्कस फोर्स का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। किस पे दिया हुआ है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैविटेशन पे। तो अपना कैविटेशन जो अपने पढ़ा था उसमें क्या था, पहले फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ, फिर स्टेटमेंट आसानी से हो जाएंगे। कैविटेशन में क्या था कि जो साइफन वाला केस है, हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन के रिजर्वोयर में अपन वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, बीच में की हिल है और अपन साइफन से वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेशर, अगर प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो जो फ्लूइड में, फॉर एग्जांपल वाटर लेके चल रहे हैं, वाटर में जो डिजोल्व गैसेज होती हैं वो बाहर आने लग जाती हैं। फिर वही डिजोल्व गैसेज जो वाटर का फ्लो करते साथ में कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से ज़्यादा है या फिर हाई प्रेशर वाला एरिया है, वहाँ पे वो ना ब्रस्ट होने लग जाती हैं और कैविटी बनाना स्टार्ट कर देती हैं पाइप की वॉल पे, तो उसको बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है, तो ये देखो, तो कंडीशन क्या है अपने, प्रेशर की वैल्यू है ना, प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, और ये है अपनी कंडीशन है ना, पहले स्टार्ट होना। उसके बाद में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ये प्रेशर हाई प्रेशर वाला एरिया है, हाई वाले, तो क्या होगा, ब्रस्ट होने लग जाएंगी और कैविटी स्टार्ट बनना, कैविटी हो जाएंगी। तो उसको यही प्रोसेस है, इतना ही है कैविटेशन। तो स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट है, लोकल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड सो दैट द लोकल प्रेशर इज डिक्रीज्ड बिलो वेपर प्रेशर। देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, अपन एनर्जी इक्वेशन जानते हैं है ना, एनर्जी इक्वेशन में लिख दूं E = P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे है ना, पॉइंट फिक्स कर दिया तो Z की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये हो गई कांस्टेंट। सही बात है, फिक्स्ड पॉइंट पे लिया मैंने, कांस्टेंट हो गई फिक्स्ड पॉइंट पे, तो डेटम की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी उस पॉइंट पे, तो चेंज नहीं हो रहा। फिक्स्ड स्पेस कर दिया है, फिक्स्ड पॉइंट कर दिया, तो वो Z की वैल्यू कांस्टेंट। ये कह रहा है कि मैं V की वैल्यू इंक्रीज करूं तो P की वैल्यू क्या इफेक्ट होगा, V की वैल्यू यहां से इंक्रीज करूं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ना, एनर्जी या बर्नौलीज थ्योरम यही है ना, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी तो इसकी वैल्यू P की वैल्यू ऑलरेडी जो है ना, अपन को ये समझ आ रहा है कि P की वैल्यू डिक्रीज होगी, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए, इतनी डिक्रीज हो जाए कि वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो कैविटेशन का फिनोमेना दिखने लग जाएगा, नहीं दिखने लग जाएगा। तो वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला यही तो कह रहा है, लोकल वेलोसिटी की इंक्रीज कर दो जैसे कि प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो ये कंडीशन हो सकती है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चीज समझाने की पूरा नहीं था, अब समझ आना चाहिए कि हाँ वेपर प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम है, तो सही कह रहा है। दूसरा है कि एलिवेशन इज केप्ट सो हाई दैट द लोकल प्रेशर रिड्यूसेस बिलो वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीच में क्या अपनी हिल है, तो हाई क्या है, एलिवेशन हाई है, वहां पे प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाती है, तो दूसरा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा बताओ, तीसरा स्टेटमेंट बताओ, जनरल एम्बिएंट प्रेशर इज इंक्रीज टू ए हाई मैग्नीट्यूड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपन इंक्रीज क्यों करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अपन, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है, वाटर हैमर मस्ट अकर इन द सिस्टम। वाटर हैमर का इसमें कोई रोल ही नहीं आता है। वाटर हैमर में तो क्या पूरा वाल को क्लोज करते हैं, सडन क्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में वाटर हैमर की जो है ना वो फिनोमिना दिखने को मिलता है, तो ये भी गलत है। वाटर हैमर का कोई केस इसमें है ही नहीं कैविटेशन में, है ना। तो ये तीसरा चौथा तो है ना, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और 1 एंड 2 जो है ना वो करेक्ट है, 1 एंड 2। तो देख लो 1 एंड 2 पहला और दूसरा कौन सा इस केस में आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, तो सी आंसर ना हो गया। देखो सी कैविटेशन, अपने पूरा कैविटेशन एक क्वेश्चन के माध्यम से अपना पूरा अच्छे से अपन ने पढ़ लिया। तो चलो देखो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ना एप्लीकेशन इसका देखो, पेपर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से करना है कम, वो कैसे कर सकते हैं, हाइट ज़्यादा वो तब हो सकती है, जो हिल का केस आ गया, या फिर वेलोसिटी को, लोकल वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, उससे हो गया, तो वो आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, है ना। लगभग ये क्वेश्चन तो अपन अभी कर चुके हैं। इसमें देखो क्या दिए हुआ है, दो रिजर्वेयर दे रखे हैं, है ना। अपन
उसमें फ्लूइड का ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। पाइप लगा रखी है, उसमें तीन पाइप लगा रखी है, जिसमें पाइप 1 एंड पाइप 3 जो है ना वो है क्या है, पाइप 1 एंड पाइप 3, 1 एंड 3 है पैरेलल में। तो क्या होगा, पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, कंडीशन दे रखी है, हम 2-3 कंडीशन पूछी है, डिस्चार्ज और एक हेलोस में अपन को कंडीशन पूछी है। ये क्या है, पैरेलल में है, तो क्या होगा अपन को पता है HF1 = HF3। पैरेलल का केस होता है यही केस होता है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया। तो एक कंडीशन तो ये ट्रू होनी चाहिए अपनी एक। दूसरा बताओ ना, पाइप 1 एंड 3 ये दोनों पाइप जो है ना पाइप 2 के साथ में क्या है, सीरीज में है। तो जो ये बता दूं फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पाइप Q1 + Q3 = Q2, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये तो अपन थोड़ी देर पहले तो ये क्वेश्चन तो अपन सिमिलर क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, कि दोनों ये सीरीज में, तो Q1 प्लस इन दोनों का डिस्चार्ज मिलके वो Q2 के इक्वल होगा। ये होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के जा रही है ना, तो ये ऑप्शन आना अपना होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो डिस्चार्ज जो पाइप 2 में जा रहा है ना, सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज में है तो क्या मतलब होता है, पाइप 2 एंड, है ना, और ये जो पाइप 1-3 है ना वो सीरीज में है। तो क्या होगा, जो डिस्चार्ज इसमें होगा वो डिस्चार्ज इन दोनों का ऐड करके होगा। इसमें डिस्चार्ज क्या है Q2, इसमें डिस्चार्ज क्या है Q1 + Q3, तो ये इक्वल होगा। यही तो होता है इसमें, सीरीज में क्या है, जो डिस्चार्ज पाइप 2 में है वो डिस्चार्ज जो इन दोनों में मिला के इक्वल होगा, है ना। तो इसमें Q1 है, Q2 है, इसमें क्या Q1 + Q3 है, दोनों में ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये सीरीज का केस है। और जो ये केस है किसका, ये HF1 जो हेडलोस पाइप 1 में है वही पाइप 3 में होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। अब मैच कर लो किस किस में आ रहा है ना। पहला देखो, एक तो Q2 = Q1 + Q3, ऑप्शन 2 जो ये है ना स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, 2 एंड 3 क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। तो बी ऑप्शन अपना आ गया ना, बी ऑप्शन अपना आ गया है। तो चलो ये समझ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, सीरीज एंड पैरेलल जो अपन पढ़ी हैं पाइप सिस्टम, उसका एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है बस। तो क्वेश्चन तो देखो, अगर आपको सीरीज और पैरेलल का पता है तो क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बन सकते हैं उसी पे, ये थोड़े अलग अलग है ना, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर दो, पता नहीं कितना क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस से आपको कॉन्सेप्ट भी इसका और क्लियर हो जाता है, क्या करना चाह रहा है उसका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये इसमें पढ़ो क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। उसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना। 4 स्टेटमेंट पढ़ो, चारों स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट, वाटर हैमर इज ए फिनोमिना विच अकर्स ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम अवे फ्रॉम द वॉल। ऑसिलेशन, ये वाटर कॉलम का ऑसिलेशन हो रहा था क्या, नहीं ऐसा कुछ तो था ही नहीं। इसमें तो क्या कर रहे थे, सडन क्लोजर कर दे रहे थे, उससे क्या हुआ, प्रेशर वेव जो है ना वो टैंक की तरफ जा रही थी और वापस आ रही थी, उससे जो वाटर हैमर का अपन को फिनोमिना जो देखने को मिल रहा था, काइनेटिक एनर्जी पूरी प्रेशर एनर्जी में अचानक से सडन क्लोजर ऑफ वाल्व से अपन को देखने को मिल रहा था। तो पहला ऑप्शन ही अपना इनकरेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, आंसर तो अपना यही हो गया वैसे, लेकिन फिर भी अपन को स्टेटमेंट सारे देखने हैं। रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी स्पेसिफाइज दैट द वाटर इज इनकम्प्रेसिबल एंड पाइप मेटेरियल डज नॉट एक्सपेंड। बिल्कुल सही बात है ना। इसमें रिजिड जो अपन ने लिया था, है ना, सडन क्लोजर वाल्व में 2 केस लिए थे, एक रिजिड वाला लिया था और एक लिया था अपन ने इलास्टिक पाइप ली थी ना, दो कंडीशन ली थी ना। तो दोनों में क्या अपने पाइप, इसको फ्लूइड को तो अपन क्या मानते हैं, इनकम्प्रेसिव मान के चलते हैं ना। फ्लूइड जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो पहले इसमें यूनिट में पहले लेक्चर में शायद मैंने बताया था आपको कि फ्लूइड को अपन इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, और गैस के लिए कंडीशन बताई थी, मैक नंबर की वैल्यू 0.03 से कम हो, है ना। तो उससे पहले नीचे में वैल्यू उसकी होने पे वो इनकम्प्रेसिबल होता है, नहीं तो वो कंप्रेसिबल भी हो सकता है, लेकिन फ्लूइड हमेशा इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं अपन, है ना। कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ना हो तब तक अपन इसको ये मान के चलते हैं, तो ठीक है। और जो रिजिड पाइप ली है तो क्या होगा, रिजिड पाइप में तो वैसे ही रिजिड बोल दिया तो उसमें ना चेंज तो होने वाला नहीं है ना, उसमें स्ट्रेन तो आने वाला है नहीं, तो ये एक्सपेंड नहीं करेगा, तो मतलब वो स्ट्रेन नहीं आने वाला। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है,
क्योंकि इनकम्प्रेसिबल एंड जो पाइप जो है ना वो एक्सपेंड नहीं करता, वो दोनों बातें करेक्ट हैं। तो तीसरा देखो ऑप्शन, वाटर हैमर अकर से अंडर अनस्टडी फ्लो कंडीशन, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो ये क्वेश्चन अगर अलग अलग से ही पूछ ले अपने एग्जाम में कि वाटर हैमर में फ्लो कंडीशन क्या होती हैं, स्टडी होती है अनस्टडी होती हैं, तो आप बताओ कैसे होती हैं। स्टडी क्या होती है, स्टडी जो फ्लो प्रॉपर्टीज जैसे कि वेलोसिटी है ना, वो जनरली अपने वेलोसिटी लेके चलते हैं, तो वो टाइम के साथ चेंज ना हो, वो होती है स्टडी। और जस्ट अपोजिट हो गया वन स्टडी। तो उसमें क्या कर रहे हैं अपन, सडन क्लोजर, वाटर हैमर में क्या सडन क्लोजर कर रहे हैं ना वाल्व का, तो क्या हो जाएंगे, पहले वेलोसिटी फ्लो बहुत ज्यादा हो रही थी है ना, वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी थी, अचानक से अपन को उसको अपने जीरो पे ला दिया है ना, तो वो क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसको क्या करें, फ्लो प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो अनस्टडी हो गया। तो ये भी सही बात है ना, ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी इज यूज्ड लेस इन द प्रैक्टिस एट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट फील्ड सिचुएशन, सही बात है, ये भी सही बात है। क्यों, क्योंकि अपन ने देखो रिजिड में क्या माना कि जो पाइप अपनी रिजिड है ना, और उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, वो एक्सपेंड नहीं करेगी। लेकिन ये बताओ कोई भी ऐसा मटेरियल अपने पास है जिसमें वो पूरी तरह रिजिड हो है ना, कि उसमें बिल्कुल इलास्टिसिटी ना हो, वो उसमें कुछ स्ट्रेन ना आए, तो फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं। थ्योरी में अपन ने मान के चल गया, लेकिन फील्ड में कुछ ना कुछ उसमें इलास्टिसिटी होगी, स्ट्रेन आएगा। तो ये जो है स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, वो फील्ड में इतना सही नहीं है, ये कह नहीं सकते, थ्योरी में कह सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वही अपना आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। तो चलो क्वेश्चन तो हो गया सोल्व, पूरी चीजें ना, जैसे सारे स्टेटमेंट आपको पता हो ना, सोल्व करने क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर इनमें से बन जाएगा कई क्वेश्चन से है ना, तो सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए, नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए जो भी पढ़े। खास करके अपन को, आप जो है राजस्थान जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सब्जेक्ट पूरा डेप्थ में पढ़े, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हटाए हैं, तो मतलब इन क्वेश्चन इनमें ना अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है अपना एक, ये सब्जेक्ट इनमें से आता है। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डार्सी-वेस्टरवेक जो इक्वेशन है उस पर दे रखा है ना, उसमें कह रहा है कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है ना, पढ़ो क्वेश्चन आप पढ़ लो, फ्रिक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू इसने मिसजज कर दी +20% फॉर दिस केस। तो ये बोल रहा है एरर जो है ना, वो डिस्चार्ज में जो डिस्चार्ज एस्टिमेट करेंगे उसमें एरर कितनी हुई, उसने फ्रिक्शन को उसने गलत लिया +20% और डिस्चार्ज में बता रहा है। तो डार्सी-वेस्टरवेक इक्वेशन है, तो पहले तो वो लिखो है ना, वो भी किसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज की फॉर्म में, क्योंकि डिस्चार्ज की बात कर रहा है। तो मैंने इक्वेशन लिखी HF = F(8q²/g 8q²/π²g × FL/T⁵। अब क्वेश्चन में देखो Q एंड F के बारे में दे रखा है, तो बाकी की सारी चीजें जो है ना वो अपन को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसने उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है ना, कोई जानकारी नहीं दी है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही रिलेशन बता दो। Q और F में बताओ क्या रिलेशन होगा, Q² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, यही हो गया, ये आ गया ना यहां से। अब देखो यहां से ये आ गया, अब अपन को क्या करें, इसको ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैंने क्या किया, 2Q dQ करेक्ट है, इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको मैं ये लिख दूं Q² = K, कोफिशिएंट मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया, कोफिशिएंट या कांस्टेंट लगा दिया, मैंने K बोल दिया इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा 1/F की, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने Q² को 2Q dQ और इसको लिख दिया मैंने K/F² माइनस और इंटू dF, ठीक है। अब क्या करूं, ये मैंने ये इक्वेशन 1 बोली है, ये इसको मैंने बोली है इक्वेशन 2 है ना, मैंने इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। क्या किया, बस कुछ नहीं किया है मैंने, ये इक्वेशन 1 इसको बोल दूं मैं ना, थोड़ा आसान रहेगा। तो इसको मैंने इसको डिवाइड कर दूं, इसको डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं किया है, तो डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 2Q है ना dQ डिवाइड बाई Q² इक्वल्स टू ये आया माइनस का K डिवाइड बाई F² इंटू dF डिवाइड बाई K/F, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, इसको सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये K से K उड़ गया, F से एक F उड़ गया,
तो यहाँ आया 2dq डिवाइड बाई क्यू इक्वस टू, ये क्या है, ये आया -df/f। यही काम का है, आपको क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, है ना। ये आ गया। अब देखो, अब वैल्यू अपन को क्या निकालना है, अपन को dq/q निकालना ना, कि डिस्चार्ज में कितना आएगा। तो dq/q अपने लिख दिया 1/2 df/f माइनस, ये रख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, df/f की वैल्यू क्या दे रखी है, df/f की वैल्यू दे रखी है +20%, तो -1/2 प्लस 20% कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई -10%। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो, आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन आ गया ना। तो देखो वैसे -1 माइनस का क्या रहा है, माइनस, और यह जो f की वैल्यू प्लस ली, और तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो डिस्चार्ज का जो ना चेंज, उसमें चेंज क्या प्लस पॉजिटिव में था, तो डिस्चार्ज में चेंज है वो नेगेटिव में है ना। क्यों है ऐसा, ये है, इसको ये तो अपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया, मैथमेटिक्स थी ना, ये सारी ये चीजें हैं, ये डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अपन अगर फ्रिक्शन बढ़ाएं, है ना, तो फ्लो रेट है ना, या डिस्चार्ज की वैल्यू कम होती है। ये भी इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, और आपको इसे, है ना, इसके कॉन्सेप्ट से आपको पता भी चल रहा है। वैसे ही पता आपको, अगर फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो फ्लो रेट तो अपने आप ही कम होगी, है ना। तो वो चीज इसको माइनस का वही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो क्या है, बस ये रिलेशन है बस, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, ये आपको खुद को आना चाहिए, ये है मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। तो आंसर आ गया अपना -10%। चलो नेक्स्ट, और अगर आप ऐसे हो ना, इसको फॉर्मूले से याद रखना चाहिए ना, तो ये लिख सकते हैं dq/q। अगर ये रटने वाले है ना आप, तो रट लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट लगा के ये लिख लो, ये लगा के लिख लो, ये डिस्चार्ज में हो ना, अब उनको चेंज, ऐसे एरर का क्वेश्चन आ जाए तो एफ में चेंज रखा हो, है ना, ये इसने वैल्यू गलत मान ली हो, तो ये डिस्चार्ज में कैसे चेंज दिखता है, वो ये फॉर्मूला है अपना, है ना। अगर आप रटना चाहें फॉर्मूला, बिल्कुल मेमोराइज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पूरा सोल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन का क्या है, ये डार्सी वेस्टरगार्ड क्वेश्चन है ना। उसमें एक दो कंडीशन दी हुई है कि जो वेलोसिटी और डायमीटर को ये है ना क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। तो ये पूछ रहा है कि हेड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेलोसिटी जो अपन को डार्सी वेस्टरगार्ड इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखना है, वो वेलोसिटी वाली फॉर्म में लिखना है, FL_v²। आप सोल्व कर लो, है ना, या आप आराम से कर लेंगे सोल्व। बस मैं सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आप देखो सोल्व कर लिया होगा आपने, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो करेक्ट है, सारी चीजें तो दे नहीं रखी, सिर्फ अपन को क्या है, वेलोसिटी और डायमीटर का ही रिलेशन देखना है। तो HF2 डिवाइड बाई HF1 किया जाएगा V2 डिवाइड बाई V1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई D1 बाई D2। बस सोल्व कर दो। V2 क्या दिया, इसने क्या किया, डबल किया है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, इसने डबल किया है, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स। तो HF2 क्या आ जाएगा, HF1 का 2 टाइम आ जाएगा, है ना। तो आंसर देखो कौन सा आ जाएगा, डबल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल आसान सा, ये तो आप अपने आप सोल्व कर लेंगे ही। बस इस पे क्वेश्चन है, ये डबल, ये सिर्फ दो ही रिलेशन, इनके बारे में ही दोनों में रिलेशन दे रखा है। देन देखना है लेंथ और फ्रिक्शन फैक्टर का अपन कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें डेटा दिया हुआ नहीं है। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये डबल हो गया है, ठीक है, समझ लिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया है, किस पे आया है, ये फिर है ना, ये आया है वाटर हैमर, आपने पढ़ा है। तो ये वाटर हैमर मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे कुछ
ऐसा ही था क्वेश्चन, है ना, वहाँ पे ये कंडीशन आई थी। तो देखो ये कह रहा है कि एक पाइपलाइन है, उसकी लेंथ है दे रखी है कुछ, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव दे रखी है, और रैपिड क्लोजर या फिर सडन क्लोजर वही बात कर रहा है ना, सडन क्लोजर वाल्व कर रहा है ना, देन द मैक्सिमम टाइम फॉर द क्लोजर इज, देखो सडन क्लोजर के लिए कंडीशन पूछ रहा है इसने। देखो ऐसा कुछ था अपना, मैंने जब वाटर हैमर पढ़ाया था, वाटर हैमर पे क्वेश्चन है, क्योंकि इसने सडन क्लोजर बोला ना, तो वाटर हैमर ही ये है। तो यहाँ पे अपने ये वाल्व लगा रखा है ना, ऐसे ऐसे ये वाल्व लगा रखा है, ठीक है। तो ये है लेंथ L, है ना, और ये लेंथ है L इस पाइप की। ये प्रेशर जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये यहाँ से इधर डायरेक्शन में जाती है प्रेशर वेव, और वापस पहले से यहाँ से जो अपना वाल्व है, वाल्व से टैंक से फिर यहाँ आती है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है 2L, और वेलोसिटी जो ना इसकी वो है C होती है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव टोटल लेंथ कितनी चल गई L, इस यहाँ से यहाँ L, फिर यहाँ से यहाँ वापस 2L चल गई। तो टाइम जो बताओ प्रेशर वेव को, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रेशर वेव ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा टोटल लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी 2L/c, करेक्ट है ना। ये वहां पे भी मैंने करवाया था आपको। तो ये हो गया 2L कितना हो गया 920 दे रखा है इसने टोटल, है ना, L दे रखा है इसे 1920 दे रखा है ना, 1920, और जो वेलोसिटी है वो है 960 दे रखिए, 960 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई ये 2 ये कितने आ गई 4 सेकंड आ गई, ठीक है। 4 सेकंड इसको चाहिए यहां से यहां तक आने में, प्रेशर वेव को वापस अपने ये वाल्व तक आने में टाइम चाहिए। अब फिर कंडीशन थी, है ना, ये सडन क्लोजर होगा या फिर ग्रेजुअल क्लोजर होगा। ग्रेजुअल क्लोजर क्या था कि वाल्व को टाइम ज्यादा लग रहा हो, प्रेशर वेव से पहुंचने के बाद तक अपन इसको वाल्व को क्लोज कर रहे हैं। तो अगर टी जो रिक्वायर्ड टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज वाल्व, क्लोज द वाल्व, ठीक है। तो अगर ये टाइम रिक्वायर्ड जो है ना ये ज्यादा है 2L/c से, तो ये ग्रेजुअल था, ये ग्रेजुअल है। और t अगर लेस देन था तो ये था 2L/c, ये कौन सा था अपना, ये था अपना सडन है। तो अपन को सडन चाहिए ना, तो सडन चाहिए तो लेस देन इक्वल टू पे था। तो मैं पूरा चीज बताया ना आपको, क्योंकि तो आपको पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो देखो एग्जाम में तो क्या करना है, 2L/c आया 4 सेकंड, है ना, और फिर ये कंडीशन है तो सीधे सीधे लगा दो सडन के लिए पूछा है, तो ये दोनों लेस देन इक्वल टू आता है, तो आंसर क्या हो गया 4 सेकंड आ गया। लेकिन मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया क्योंकि अगर ग्रेजुअल के लिए पूछता तो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, तो 4 सेकंड से जो भी ग्रेटर होता वो अपन क्वेश्चन करते। जैसे इस ऑप्शन में आता तो 6 या 8 में से ऑप्शन के हिसाब से रखा होता कुछ भी, है ना, 6 या 8 में एक ही आता ऑप्शन, तो वो एक आंसर आ जाता। इसमें पूछा सडन क्या है लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के लिए क्या है 4 सेकंड आ गया, अपना आंसर आ गया 4 सेकंड आगे, सी अपना आंसर आ गया, सडन के लिए आ गया सी आंसर अपना आ गया 4 सेकंड। समझ गए, क्योंकि सडन ये कंडीशन थी सडन और ग्रेजुअल क्लोजर के लिए, ये कंडीशन थी अपने वाटर हैमर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ना कितने सारे के क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं तो वाटर हैमर तो बस एक यही लगता है कि वाटर हैमर बस ये हो गया, सडन क्लोजर कर दिया, जिससे प्रेशर जो वेव है वो ट्रेवल करती है, बस इतना ही। लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो, ये तो आप बता दो, बस फॉर्मूला पूछा है आप बता दो, कुछ नहीं है। ये पूछा है ना, ये डेंसिटी दी हुई है ना, बल्क मॉडुलस से दिया हुआ है के, है ना, मीन वेलोसिटी v, रिजिड पाइप है, रिजिड पाइप ऑफ डायमीटर d, सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, है ना, सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। पहली बात तो पाइप रिजिड है, सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, और उसने ये पूछा है जो पाइप है ना, ये वाटर हैमर के लिए प्रेशर हेड पूछा है। देखो रिजिड और सडन क्लोजर वाल्व में रिजिड पूछा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा सडन के लिए, रिजिड में क्या था P/ρg,
इक्वल्स टू वी बाई जी इंटू अंडर रूट के बाई रो। ऑप्शन मैच कर लो बस। ये फॉर्मूला था वी बाई जी अंडर रूट के बाई रो, वी बाई जी अंडर, ये सी आंसर इसमें आ गया। बस सीधा फॉर्मूला पूछा है तो ये फॉर्मूला भी सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इसमें एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया इसने। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बस हो गया, चलो सीधा फॉर्मूला था, इसमें रटने का कुछ नहीं है और, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक के सारे अपन क्वेश्चन कर चुके होंगे, जितना पढ़ाया है पूरा इसमें मैंने क्वेश्चन कवर कर लिए। लास्ट क्वेश्चन अभी ये, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन अपना वो असर्शन एंड रीजनिंग का है, जो कि एसी में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन जो है एसी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो कंटेंट तो वो तो सेम ही है, अपना सिलेबस तो सेम ही है। क्वेश्चन सोल्व करो आप। ये एनर्जी लाइन पे है, एक तो टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो अपन ने पढ़ी थी उस पे है। तो ये देखो पहला जो असर्शन दिया हुआ है, टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर ए पाइप फ्लो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये असर्शन दिया हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी हेड। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये जो रीजन है वो असर्शन का जो एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। तो देखो ये मैंने आपको ये बताया था, ये टोटल एनर्जी लाइन TEL वो क्या थी? P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस Z। जो टोटल एनर्जी लाइन क्या है? जो टोटल हेड वाले पॉइंट्स को ना एनर्जी फॉर्म में, जो टोटल हेड जो एनर्जी जो टोटल हेड की फॉर्म में है, उस वाले पॉइंट्स को मैच करने वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? TEL होगी, टोटल एनर्जी वाली लाइन होगी। जो वो ऑलवेज जो है ये फ्लो की डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि हेड लॉस होने की वजह से वो टोटल हेड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बताई थी मैंने टोटल एनर्जी लाइन। और दूसरी अपनी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या तो ऐसे भी हो सकती है, या भी ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है? ये HGL है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये क्या थी? ये थी अपनी जो पीजोमेट्रिक हेड है ना, P बाई रो जी प्लस Z। पीजोमेट्रिक हेड है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कौन सा क्रॉस सेक्शन मैंने आपको वहां पे बताया था, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये लाइन ऐसे जाएगी, ये यूनिफॉर्म के लिए था, है ना। और ये दोनों क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पे था। लेकिन ये हमेशा इससे है ना, ये लाइन है ना, ये इस डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन में ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और एक जो है ना यूनिफॉर्म के केस में इसके पैरेलल भी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इससे टोटल एनर्जी लाइन से हमेशा कम होगी, क्योंकि देखो इसमें क्या आ रहा है? P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये टर्म कम है ना इसमें। तो देखो TEL माइनस HGL बोलूं तो क्या है? वी स्क्वायर अपॉन 2G। इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको बोलता हूं काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड या डायनेमिक हेड। तो ये वेलोसिटी हेड है। सही बात है ना। दोनों में डिफरेंस कितना है? ये इसको कट क्यों, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है? वो रहेगा वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो देखो पहली बात कह रहा है कि ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सही बात है, नहीं करेगी, है ना। TEL और HGL दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है ना अपना असर्शन वो सही है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन क्या कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस जो है ना वो है वेलोसिटी हेड का। बिल्कुल सही बात है, दोनों में अपने डिफरेंस निकाला तो वेलोसिटी हेड का, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये अभी तक के जितने भी थे क्वेश्चन अपने पढ़ लिए हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.